बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की ख़बरों के बारे में। और आज पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में ये खबर बड़े अफसोस के साथ सुनी गई कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट अंपायर नज़ीर जूनियर साहब, जिन्होंने 1969 में पाकिस्तान के लिए अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया था, पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, वनडे क्रिकेट खेली, खालिक ग़े से जा मिले। अब से चंद दिन कबल उनके साहबजादे ने उनके इलाज के लिए अपील भी की थी। काफ़ी दिनों से वो बिस्तर अलालत में थे और आज वो इस जान फ़ानी से कूच कर गए। GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मेरी जानिब से और हमारी टॉप मैनेजमेंट निसार मेहदी, हामिद हुसैन और हमारे मार्केटिंग हेड शाद की जानिब से और तमाम जो GTV का अमला है उसकी जानिब से हम मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मरहूम को जवार रहमत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज के शो में खुसूसी तौर पर हमारी बात होगी इस सानहे के हवाले से, इस इंतकाल के हवाले से, क्योंकि नज़ीर जूनियर ऑफ स्पिनर की दुनिया में उनका एक नाम था और पाकिस्तान की बुक कभी भी उनके तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और अंपायर मोहम्मद नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साबिक क्रिकेटर मोहसिन खान, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, सादिक मोहम्मद, शुएब मोहम्मद समेत क्रिकेटर्स का नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान टीम वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। मैंने रिटायरमेंट का कोई फैसला नहीं किया और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। मेरी पूरी तवज्जो अपने पसंदीदा खेल पर जारी रखने पर मरकूज है। खालिद सुहेल ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल स्टेडियम कराची में मुंह दिखाई। सरफराज अहमद कल मोहाटा पैलेस में ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। सुमैर अहमद ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद जारी। श्रीलंका और नेपाल की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 5वें राउंड के मैचों के तीसरे दिन 4 मैचेस का फैसला हो गया। फाटा, लाहौर वाइट्स, क्वेटा और मुल्तान की कामयाबी। एशियन जूनियर हॉकी कप टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम मस्कत रवाना। और गिलगित में खेलों के बादशाह पोलो का मैच। फ्री स्टाइल टूर्नामेंट में शहरियों का भरपूर जोशो खरोश। जी नाज़रीन, आपने आज की हेडलाइंस में देखा नज़ीर जूनियर साहब के हवाले से। नज़ीर जूनियर पाकिस्तान के वो तारीख साज क्रिकेटर थे कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटों का जो संगे मील हासिल किया था। पाकिस्तान के 12 प्लेयर्स में शामिल थे, 12 बॉलर्स में शामिल थे कि जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में, अपने टेस्ट कैरियर के आगाज़ में 5 विकेटें हासिल की। ये फहरिस्त जो है ये बड़ी काफ़ी तवील है कि जिसके अंदर आरिफ भट्ट जैसे प्लेयर का नाम शामिल है, नज़ीर जूनियर का नाम इसमें शामिल है, शाहिद नज़ीर अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, मोहम्मद जाहिद अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ शाहिद खान आफरीदी अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, वहाब रियाज अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, तनवीर अहमद अपने टेस्ट डेब्यू पे 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं और यही कारनामा यासिर अरफात ने भी अंजाम दिया, यही कारनामा अबरार अहमद ने और यही कारनामा जो है वो आमिर जमाल ने भी अंजाम दिया। तो ये तमाम तर बॉलर हैं कि जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में जो है वो 5 विकेटें हासिल की और इस संगे मील को अचीव किया। मेरे साथ इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, नज़ीर जूनियर साहब के साथ अपनी यादों को शेयर करने के लिए पाकिस्तान के वो तारीख साज खिलाड़ी मौजूद हैं कि जिन्होंने नज़ीर जूनियर साहब के साथ टेस्ट क्रिकेट भी खेली और उस टेस्ट मैच में जब नज़ीर जूनियर साहब का डेब्यू हुआ था तो इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन उस इनिंग में स्कोर किए थे और इसके बाद इन्होंने एक वनडे मैच में नज़ीर जूनियर साहब के साथ अंपायरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। मेरे साथ मौजूद हैं स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा नाम सादिक मोहम्मद साहब। सादिक साहब को हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सादिक भाई, नज़ीर जूनियर साहब के हवाले से आज हम ज़्यादा बात करेंगे और आपने उनके साथ टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, आपने उनके साथ अंपायरिंग भी की है। कुछ ज़रा यादों को शेयर कीजिएगा कि कैसे ऑफ स्पिनर थे, बतौर इंसान कैसी शख्सियत थे वो? जी, जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, जब ये पाकिस्तान रेलवे से खेलते थे और वहाँ से इन्होंने तवील अरसे तक वो उनकी तरफ से खेलते रहे और पाकिस्तान रेलवे जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में
फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती थी, जो नजीर जूनियर उसके प्रेफरेंस होते थे। और एज ए ऑफ स्पिनर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ऑफ स्पिनर नहीं आया, जो कि कंटिन्यूसली टायरलेस बॉलिंग करते थे हमेशा, और उनके किताब के अंदर कहीं थकन नहीं लिखी हुई थी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही आला ऑफ स्पिनर थे। उनको पाकिस्तान की लिए काफी अरसे तक खेलना चाहिए था, मगर ये कि जब उनका डेब्यू हुआ मेरे साथ अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट कराची, तो उनको उनकी जैसे वो पिचेस के ऊपर टर्न करते थे वैसी टर्निंग पिच उनको मिली। मगर मेरे ख्याल से नजीर जूनियर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अच्छी वक्तों पे भी वो टर्न करते थे। तो ये एक बहुत परफेक्शन होती है हर एक प्लेयर के अंदर कि कोई ना कोई चीज उसके साथ जुड़ी हुई होती है और वो दुनिया का बेस्ट बॉलर कहा जाता है। पर अफसोस यही है कि वो ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि लंबी बॉलिंग करने के हवाले से मशहूर थे, ओवर बड़ी जल्दी कंप्लीट करते थे और लंबे स्पेल करने के लिए बड़े मशहूर थे। और जब आपने रेलवेज़ का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि रेलवेज़ के लिए बड़ी उनकी खिदमात भी हैं। दो नाम उस ज़माने में रेलवेज़ से बहुत सामने आते थे, एक नज़ीर जूनियर साहब का नाम और एक उनके एक बैट्समैन होते थे जो बाद में मैच रेफरी भी बने, अब्दुल समी साहब। ये दो नाम बड़े आते थे रेलवेज़ से, जो बड़ी परफॉर्मेंस देते थे। जी, आई थिंक वो 1 या 1.5 मिनट के अंदर वो अपना ओवर खत्म कर लेते थे। उन दिनों में तो कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि आपने 4 मिनट में ओवर खत्म करना हैगा, मगर ये कि वो इसलिए उनकी ओवर जल्दी खत्म होती थी कि एक तो उनका स्टार्ट बहुत छोटा था और वो उनको जो बैट्समैन जो है वो उनको सरवाइव करने के लिए उनको ब्लॉक करते जाते थे, ज्यादा उनके उसके ऊपर शॉट नहीं खेलते थे, तो बॉल इतनी दूर जाती ही नहीं थी। तो वो 6 बॉलें वो 1.25 मिनट में या 1.5 मिनट में कर लेते थे। तो ही वाज अ वेरी एक्यूरेट बॉलर, उसको मारना इतना आसान नहीं था। ही वाज अ गुड टर्नर ऑफ द बॉल और बाहर भी अच्छा निकालते थे और टू द फील्ड वो बॉलिंग करते थे। तो आई थिंक देखा जाए तो उसके साथ जो दूसरा एक और बॉलर आया था समी करके, वो भी बहुत अच्छा था, मगर उसकी और इनकी क्लास में बहुत फर्क था। ठीक है। अच्छा सादिक भाई, आप उस सीरीज़ में यकीनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा थे जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है नज़ीर जूनियर साहब का कमबैक हुआ, फिर विविन रिचर्ड को उन्होंने 3 मरतबा आउट किया और विविन रिचर्ड कहते थे मेरे दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को खेला है, लेकिन नज़ीर जूनियर को मैं खेलते हुए बहुत शेकी होता हूँ। और फिर चूंकि हंसते मुस्कुराते रहते थे तो ये कहते थे ये मुझे आउट करके मुस्कुराता भी है ये। नहीं, बिल्कुल सही। देखे ना, एक जो बॉलर इतना एक्यूरेट गेम करता है और तो वो बैट्समैन को इतना चांस मिलता नहीं है रिलैक्स होने का, उसको सोचने का कि अब अगला बॉल ये क्या करेगा, क्योंकि उनकी ओवर ही 1.25 मिनट में या 1.5 मिनट में खत्म हो जाती थी। तो जो बैट्समैन विव रिचर्ड जैसा बैट्समैन वो भी उसको खेलते हुए घबराता था, इसलिए कि वो इन बिटवीन द बॉल और खेलने के उसके अंदर टाइमिंग बहुत कम होते थे, तो उसको स्टांस एकदम से लेना पड़ता था। तो आई थिंक ही वाज राइट इन अ वे। तो उसका जो कहने का मेरे ख्याल से मतलब ये था कि बॉलर तो बहुत अच्छा है, मगर ये कि इन बिटवीन सोचने का टाइम नहीं देता। तो दैट वाज द मेन पॉइंट विव रिचर्ड जो उनको एक्सप्लेन करना चाहते थे। बिल्कुल सही है। और सादिक भाई और इन जैसे दीगर तमाम प्लेयर अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ज़ेरबाज साहब भी गुज़िश्ता दिनों अलील है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दें। और नज़ीर जूनियर साहब आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा आपका तस्करा रहेगा। सादिक भाई थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप वो शख्सियत हैं कि जिनको इंडिया ने मदऊ किया और आपको गेस्ट के तौर पर बुलाया और वहाँ पर आपको मैचेस दिखाए, लेकिन अब वही इंडिया क्रिकेट बोर्ड है कि वो पाकिस्तान आने से कतरा रहा है। ये इतनी तब्दीली क्यों करा गई? देखें, हम तो ये चाहते थे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो जिस तरीके से पहले भी यही उनका प्रॉब्लम होता था कि वो
आने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे। तो ज़का अशरफ साहब उन दिनों के अंदर चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक तदबीर सोची होगी कि जी ये हमारे 10 लेजेंड प्लेयर्स जो हैं, मुश्ताक, इंतखाब, मैसर, हनीफ मोहम्मद और क्या कहते हैं, और भी 2-4 प्लेयर थे, तो वसीम बारी, तो ये सब को लेके जाएंगे वहाँ पर। उनको बुलाया, शायद हमारी कुछ बातचीत उनके साथ हो जाए कि भाई किसी तरीके से उनको मोल्ड किया जाए पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, कि यहाँ पे आए और खेलें, क्योंकि हम आने में जब कतराते नहीं है या डरते नहीं है, क्योंकि हम जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनके मेहमान होते हैं और उनको फुल सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो लेकिन सर इसी आप तरीके आप से आप गवर्नमेंट के इस स्टांस से कितना एग्री करते हैं कि अब गवर्नमेंट का वाज़ेह तौर पे स्टांस है कि अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आती इस मरतबा तो इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, अब हम भी वहाँ खेलने नहीं जाएंगे? एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर 1-2 आर्टिकल भी लिखे हैं और उसमें कि मैंने कहा है कि ये जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड हम पे क्या हक जताती है, तो आई थिंक वी ऑल हैव टू स्टैंड और बी ब्रेव कि जी ठीक है, आपके अगर हमने इतने सालों तक मना करने के बावजूद भी हम आ गए, वो हमारी एक मेहरबानी है। और अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर नहीं आती तो आई थिंक के उनको खैर बात कर रहे हैं। एक ही दफा नुकसान होगा ना, एक दफा नुकसान सह लें ताकि उनको भी पता लग जाए कि अब ये कंट्री जो है वो अब मानने वाली नहीं है और इस तरीके से हमको अब जाना पड़ेगा। और ये जो गवर्नमेंट का है, तो आई थिंक इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये सोचना चाहिए कि या आर या पार, यानी वो अगर नहीं आते तो ना आए। अच्छा सादिक भाई, आखिरी मेरा सवाल है, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, ये परफॉर्मेंस को किस तरह एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की कि हम वनडे सीरीज जीत गए, T20 में वाइट वॉश हो गया? हाँ बिल्कुल, आई थिंक हमारे जितने भी प्लेयर जो गए हैं वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। दूसरी बात ये है कि T20 में हम T20 में हारे ना, जो क्वींसलैंड में और सिडनी में, जी तीनों मैच हारे। आई थिंक T20 के जितने भी प्लेयर गए थे they were not experienced enough। ये तो यहाँ पे PSL वगैरह जो क्लब लेवल क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं वो आ गए वहाँ पे, वहाँ की पिचेस के ऊपर उन्होंने कभी खेला ही नहीं है। और जब 5-5, 6-6 मैचेस, 10-10 मैचेस खेलने के बाद वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? चाहे वो T20 हो, कैसे भी हो, ये उन्होंने यहाँ पे जो रन किए हैं वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कोई भी अपनी T20 के लिए इतनी जल्दी टीम को डिक्लेयर करनी कि ये प्लेयर हमारे होंगे T20 के लिए। ठीक है सर, ब्रेक पे आना है, लेकिन जाने से पहले अभी कल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है, इसमें आप क्या चांसेस देख रहे हैं दोनों टीमों के? और दूसरी तरफ एक और सवाल भी पैदा होता है कि हम क्यों इस तरह की ट्रॉफीज़ को अपने लेजेंड्स के नाम से मौसूम नहीं करते? हम क्यों मोहम्मद चैपल ट्रॉफी नहीं कराते? हम क्यों जो है वो फजल महमूद और इस तरह के जो जेफ थॉमसन या डेनिस लिली ट्रॉफी हम नहीं कराते? जी बिल्कुल, आई थिंक ये तो होना चाहिए। वेस्ट इंडीज वाले कराते हैं, विवियन रिचर्ड का होता है, ब्रायन लारा की ट्रॉफी होती है, हेडली के नाम से होती है, हेडली चैपल सीरीज है। नहीं एग्री नहीं करता मैं, हेडली के नाम से होती है, रिचर्ड हेडली के नाम से। किसके? रिचर्ड हेडली। रिचर्ड हेडली के नाम से जो ट्रॉफी होती है वो भी मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम तो ये आती है कि हर एक दूसरे 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है। हाँ, तो कौन सा चेयरमैन, कौन सी चीज, जो भी चेयरमैन नया आता है और जो पिछले चेयरमैन ने जो एक्शन लिए होते हैं उसको वो चेंज कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। सर अब आखिरी क्विकली मुझे बता दिएगा, कौन सी टीम को एज दे रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में? इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जी आई थिंक
ऑस्ट्रेलिया ये ठीक है, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रहे हैं स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन। उनका जो मेन बैट्समैन जो है कोहली, वो इतना आउट ऑफ फॉर्म है कि उसको उन विकेटों के ऊपर वापस फॉर्म में आने के लिए उसको एक ऐसी इनिंग खेलनी पड़ेगी जहाँ पे वो 250 बॉलें खेले और वो 100 रन बनाए, उसके बाद वो फॉर्म में आएगा। उससे पहले अगर वो चाहेगा कि मैं 125 बॉल में 100 कर दूं टेस्ट मैचेस में या वनडे क्रिकेट में, तो ही विल नॉट कम बैक, You will not get the form. Thank you so much. स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर जूनियर साहब के हवाले से कंडोलेंस का इज़हार कर रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। हम बहुत मशहूर हैं सादिक मोहम्मद साहब के कि उन्होंने एक मुख्तसर ऐसी मुद्दत में और दावत पे जो हमारे लिए वक्त निकाला। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले सादिक मोहम्मद साहब थे जो नज़ीर जूनियर साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और इसमें मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, और एक ऐसे प्लेयर थे कि जो अगर इस दौर में होते तो शायद वो हॉट केक की तरह दुनिया भर की लीग्स में लिए जाते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेन्युइन ऑलराउंडर थे कि जिनको इतने मौके पाकिस्तान के लिए नहीं मिल सके, लेकिन इनकी क्लास में, इनके टैलेंट के हवाले से कोई दो राय नहीं। मिसाल मशहूर है उर्दू की कि राह चल के देखो या साथ बस के देखो। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थे नज़ीर जूनियर साहब। इन्होंने बहुत करीब से नज़ीर जूनियर साहब को देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अली। सर, नज़ीर जूनियर साहब के हवाले से आज का शो हमने तरतीब दिया। आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर थे, और जिस तरह मैंने कहा कि मिसाल उर्दू की है कि राह चल के देखो या साथ बस के देखो, तो ज़्यादा बेहतर पता चलता है किसी भी शख्सियत का। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी, और उनकी जो ज़ात है उसके दो पहलू थे अली। एक तो था वो क्रिकेटिंग, और एक उनका था एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त थे। मैं उनके दोनों पहलुओं की अगर बात करूं तो क्रिकेटिंग मैटर में तो मेरा ख्याल है कि इतना आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पिनर जो है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट में मोहम्मद नजीर जूनियर से बेहतर कोई नहीं आया। उसके साथ उनका एक और पहलू था कि ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ वेरी ऑनेस्ट हार्ड वर्कर। अभी सादिक मोहम्मद साहब, मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, तो जो वो बात कर रहे थे ना कि 1.5 मिनट में जो वो ओवर खत्म करते हैं, तो बिल्कुल सही था। और उनके बॉल में ना जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो उनके बॉल में एक आवाज आती थी जिप की, एक रेवोल्यूशन था बॉल पर, जो वो पड़ता था तो हवा को चीरता हुआ वो आता था। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत कम अब्दुल कादिर मरहूम में ये खासियत थी, खुर्शीद टेलर जो थे उनमें ये खासियत थी। और मैं समझता हूँ कि इतना आउटस्टैंडिंग राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और आपको याद होगा आपकी, क्योंकि बहुत गहरी नजर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 1980 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, तो इन्होंने विव रिचर्ड्स को बहुत ज्यादा परेशान किया था, और तीन दफा आउट किया था। सर, ये मैंने सादिक मोहम्मद साहब से पूछा भी था ये सवाल मैंने। जी, तो मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ कि एक तो उनकी लाइन और लेंथ बहुत इमेकुलेट थी, बड़ी आर्टिकुलेट थी। वो शॉट लंबी मारने नहीं देते थे, हमेशा उनको, हम जब खेलते थे तो डिफेंसिव पोस्चर में खेलते थे। अब मोहम्मद नजीर जूनियर का जो सबसे और बड़ी क्वालिटी वो थी कि वो अपनी टीम को हमेशा 100% देते थे, और मैंने जब भी देखा है तो लंबे लंबे स्पेल करने की उनको आदत थी। वो 25, 30, 40 ओवर जो है वो आम फर्स्ट क्लास मैचेस में करते थे। फिर उनकी शख्सियत का जो दूसरा पहलू था वो था उनकी अंपायरिंग। उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी, वनडे में भी, और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने अपनी अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दिए। और एक उनका पहलू उनकी शख्सियत थी, प्यार वाली, मोहब्बत वाली, हंसने वाली, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा वो मिंगल करते थे। कभी उनमें मैंने कोई रऊनत नहीं देखी थी, कोई तकब्बुर नहीं देखा था। और मेरी अली सलमान, ये आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, तो जो हम जैसे लोगों से बात कर कर ना उनकी रूह को सवाब देने के लिए अल्लाह ताला बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे बिल्कुल ये हीरोज हैं, इनको हमेशा देखेंगे सर। चूंकि आप खुद भी ऑफ स्पिनर थे और उसी एरा में खेले जब नज़ीर जूनियर साहब खेलते थे, तो एज ए आपके काउंटर पार्ट किस तरह के प्लेयर थे ये? क्योंकि आप इनके काफ़ी खिलाफ भी आप काफ़ी इनके खेले, तो आप कैसे इनको बॉलर पाया?
अली सलमान, मैं आपको ना बड़ी एक मजे की बात बताऊं। ये जब बॉलिंग करता था ना, तो एक दिन मैंने नजीर जूनियर को कहा कि मैं कहा यार नजीर, मुझे ग्रिप तो सिखाओ ऐसी जो कि तेरी ग्रिप है। कहता है अगर मेरी ग्रिप पर बॉल किया ना, तेरी उंगलियां टूट जाएंगी। आप यहाँ तक अंदाजा लगा लें कि वो कितना, एक उसके बॉल में ग्रिप जो होती थी ना उंगलियों की, वो एक शिकंजा होती थी, और उस शिकंजे के साथ जब वो बॉल करते थे ना, एक उसकी पेस भी बहुत अच्छी होती थी और एक हवा में उसमें रेवोल्यूशन बहुत अच्छा होता था। बिल्कुल सही है। और नजीर जूनियर साहब की उंगलियों पे तो बड़े बड़े बैट्समैन को हमने जो है वो मैदान छोड़ते देखा है, क्योंकि उन्होंने जब अंपायरिंग की दुनिया में अपना नाम पैदा किया तो उंगली के एक इशारे से बैट्समैन जो था वो यकीनी तौर पर ग्राउंड से बाहर चले जाते थे। तो ये उंगलियों की ताकत जिसका अजहर खान साहब भी तस्करा कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अजहर खान साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और जबरदस्त ऑफ स्पिनर अजहर खान साहब। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने आपको कल भी अपडेट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी कल बर्ड्स रोड पहुंची थी, आज वो नेशनल स्टेडियम पहुंची है और कल इस ट्रॉफी की एक और तकरीब होने वाली है भेंटा पैलेस में, कि जहाँ पे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद जो हैं वो इस ट्रॉफी की रूनुमाई भी करेंगे। लेकिन जनाब कोयटा के शायकीन भी इस ट्रॉफी को अपने शहर में देखना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने हमारे नुमाइंदे खुसूसी से बात की है, क्या कहा है आइए सुनते हैं। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक आलमी दौरे पर निकली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। कोयटा के शायकीन क्रिकेटर्स भी ट्रॉफी के दीदार के मुंतज़िर हैं, मगर शेड्यूल में कोयटा शामिल ही नहीं है। इस हवाले से शायकीन क्रिकेटर्स का क्या कहना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बहुत तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं लाया, सारे लड़कियों जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हमें बहुत दुख है कि इधर नहीं हुआ, कोयटा में लाना चाहिए था ताकि इधर यंग टैलेंट है इनको देखने का मौका मिले। ट्रॉफी यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन पीसीबी की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस शेड्यूल में कोयटा शामिल ही नहीं है कि ट्रॉफी को यहाँ पे लाया जाए। चैंपियन ट्रॉफी में ये घुमा था कि ये बलूचिस्तान को इधर आ जाए और उसको मतलब हम स्पेशली इसके लिए इंतज़ार में था, लेकिन इसलिए बलूचिस्तान के लिए नहीं दिया। 26 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी कराची से अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी। शेड्यूल में कोयटा शामिल ना होने की वजह से शायकीन क्रिकेटर्स चैंपियंस ट्रॉफी के दीदार से महरूम रहेंगे। इस बात ने शायकीन क्रिकेटर्स के दिल तोड़ दिए। कैमरामैन मुजम्मिल आबड़ो के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, यही GTV का खासा है कि शायकीन क्रिकेट की आवाज़ बना, उनके शिकवे को पीसीबी के ऐवानों तक पहुंचाने वाला बना GTV। आपने सुना कि कोयटा के जो शायकीन क्रिकेट है वो चाहते हैं कि ट्रॉफ़ी जो है वहाँ पहुँचे, लेकिन अब पीसीबी को ये वादा करना होगा कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत जाता है तो सबसे पहले जिस शहर का टूर करना चाहिए, टीम को टूर करना चाहिए ट्रॉफ़ी के साथ, वो कोयटा ही होनी चाहिए, ताकि शायकीन कोयटा का ये शिकवा जो है वो दूर हो सके। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे वक्त बहुत महदूद है, क्विकली बताइएगा, ये कोयटा के लोगों का ये शिकवा आप समझते हैं दुरुस्त है कि उन तक ट्रॉफी नहीं पहुंची, और जीतने के बाद अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतता है तो पहला जो शहर है वो कोयटा होना चाहिए? बिल्कुल अली, आपने सही कहा, क्योंकि वो काफी देर से ना बहुत मुद्दत हुई है कि क्रिकेट जो है ना एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो क्रिकेट है उससे महरूम है, और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बच्चों में, बूढ़ों में, लोगों में, जवानों में एक बहुत शौक जो है ना वो आपको तजस्सुस जो है नजर आता है। और आज जब ये आपने जो अब ये बच्चों के इंटरव्यूज दिखाए हैं, इससे जाहिर होता है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, वो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने 2017 में जीती उसका हम दीदार कर सकें। और सरफराज अहमद क्योंकि उसके कैप्टन थे और ये क्रेडिट उनको भी जाता है और पाकिस्तान टीम को भी जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने सही कहा, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ये ट्रॉफी जीतता है तो सबसे पहले पाकिस्तान टीम को इस ट्रॉफी को जो विजिट करनी है वो कोयटा की करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, और कोयटा से बहुत टैलेंट सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान, जल्लाद खान, शुएब खान और अभी अब्दुल हसीब खान ने जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने जो है वो खेला भी है पाकिस्तान को। तो अगर ये ट्रॉफी जाएगी तो और टैलेंट जो है वो सामने आएगा। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आकिब जावेद के डबल रोल के हवाले से। आपने सिलेक्शन कमेटी में काफ़ी काम किया है और साथ साथ जो है डबल रोल का जो है आकिब जावेद का है, लेकिन एक और डबल रोल है वो इंडिया प्ले कर रहा है। एक ICC में एक रोल प्ले कर रहा है और एक BCCI में जो एक रोल प्ले कर रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं कि जो उनकी डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए अली, जो पहला आपने जो बात की है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी की, कि जो रोल ICC का और BCCI का, आपने बड़ी गहरी नजर रखी हुई है क्रिकेट पर भी और उनके मामला पर। मुझे ये बताएं कि जब ये पाकिस्तान को एलोकेशन हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वहां पर कोई हाइब्रिड मॉडल की बात की थी
किसी ने ये इतराज किया था कि पाकिस्तान क्यों जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान बन रहा है? किसी ने ये बात की थी कि पाकिस्तान अगर मेजबान बनेगा तो हिंदुस्तान नहीं जाएगा, और हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे? उस वक्त तो बहुत खुशदिली के साथ कि जी इसके साथ, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप जो था वो मुंसलिक था, उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने हिंदुस्तान जाना था, इसलिए वहां पर खामोशी इख्तियार की गई और किसी किस्म का भी जो है ना वो रिजेंटमेंट शो नहीं की। मगर अब इस मौके पर जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन रेनोवेशन, और आप मुझे बताएं कि अब तो सर आप अजहर भाई थोड़ा वक्त महदूद है, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जाके भारत की इज्जत बचाई कि पाकिस्तान शिरकत नहीं करता तो टूर्नामेंट खराब होता? वो नहीं, मैं कहता हूँ कि वो अगर पाकिस्तान ना जाता तो बिल्कुल उस टूर्नामेंट की क्या अहमियत रह जाती। मुझे बताएं अली, आप बताएं एशियन ये जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है, पाकिस्तान और इंडिया का क्यों मैच नहीं होता? क्या ये जो भी टीम फाइनल खेलेगी लॉर्ड्स में वो कोई डिजर्व करेगी? क्यों पाकिस्तान तो खेला ही नहीं इंडिया के साथ, तो किस तरह बायलैटरल सीरीज जो है उसको आप निगेट कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है उन्होंने बिल्कुल राइट स्टैंड लिया हुआ है, हमें हाइब्रिड मॉडल की कोई जरूरत नहीं। अगर इंडिया ने आकर खेलना है तो वो पाकिस्तान आकर खेले, नहीं खेलता 8 टीमें जो हैं उनमें से एक माइनस 7 टीमें एक माइनस करके उनकी जगह जो भी टीम इंडिया की जगह टीम आती है वो पार्टिसिपेट करे और इस टूर्नामेंट को भी फिटिंग मैनर के साथ ना वो इख्तिताम पजीर किया जाए। ठीक है जनाब, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आप डबल रोल पे बात करते हैं तो आकिब जावेद के हवाले से बताएं कि उनको दोहरी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ये आपको लगता है कि इतने सारे क्रिकेटर्स के होते हुए एक कुछ प्लेयर्स को मुसलसल नवाजा जा रहा है? ये मेरा ख्याल है अली के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना वो थोड़ा सा काफी वो इम्प्रेस हुए हैं आकिब जावेद से, और जब उन्होंने एक टेस्ट मैच हारने के बाद 2 टेस्ट मैच जब पाकिस्तान ने जीते तो उसके बाद फिर ये चीज आया हो गई कि अब ये सारा कुछ जो है वो अब आकिब जावेद के सपोर्ट कर दे और वो ही पाकिस्तान टीम को ना पार लगाएगा। तो आई थिंक डिसीजन टेकन बाय द पीसीबी। ये शाहिद असलम एज ए बैटिंग कोच, ठीक है उनकी जो सर्विसेज हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, बहुत सर्विसेज हैं, लेकिन शाहिद असलम पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच तो इसलिए कि आपके हेड कोच ने और आपके सिलेक्टर ने ये बात यहाँ की क्रिकेट बोर्ड को कि जी मुझे एज ए बैटिंग कोच, आप यकीन करके जब ये असिस्टेंट मैनेजर था, जब ये टीम के साथ जाते तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस शाहिद असलम ही कराता था लड़कों को। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जरूरत थी किसकी, हो सकता है कि पाकिस्तान टीम की ना हो मगर आकिब जावेद की ये जरूरत थी और उन्होंने बिल्कुल अपने वाशाद अल्फाज के साथ ये कहा कि मुझे जरूरत जो है वो शाहिद असलम की एज ए बैटिंग। सर एप्पल टू एप्पल मैच होता है, पूरी दुनिया में एप्पल टू एप्पल मैच होता है, एप्पल टू ऑरेंज तो मैच नहीं होता ना। इससे पहले आपके मोहम्मद यूसुफ रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर, इससे पहले यूनुस खान इस पोजीशन पे रहे और अब शाहिद असलम। देखिए आप उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी पर ना जाएं, अगर उसको क्रिकेटिंग के मैटर्स में थोड़ा सा पता है कि उसने प्लेयर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरह रेक्टिफाई करना है और किसका इम्प्रूव करना है, ये चीजें कि अगर मुझे पता है कि मेरा फुटवर्क ठीक नहीं है मगर मैंने फुटवर्क किस तरह ठीक करना है, मैंने हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस तरह ठीक करना है, मैंने पिच के ऊपर बॉल के ऊपर किस तरह जाना है, अगर उसको इस चीज का इल्म है तो अली मेरा ख्याल है कि कोई मजाइका नहीं है क्योंकि वो काफी देर पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं। सर तो आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझाऊं कि आकिब जावेद इस वक्त जो है वो कीमियागर बने हुए हैं, एक बादशाह टाइप की शख्सियत बने हुए हैं कि जो वो चाह रहे हैं उनकी मनपसंद चीजें उनको मिल रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल 100% आपने सही कहा। वो जो चाहते हैं जिस तरह डिक्टेट करते हैं, जिस कोचिंग स्टाफ में वो जिस भी बंदे का वो नाम लेंगे वो जो है ना पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक दफ़ा फिर जाने से पहले अजहर खान से, सादिक मोहम्मद साहब की जानिब से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नक़ी की जानिब से और हम सब की जानिब से जो है नज़ीर जूनियर साहब के इंतकाल पर हम महरूम अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और आज का शो भी हमें उनको एक ट्रिब्यूट था कि जो हमारी जानिब से पेश किया गया। अल्लाह ताला ने नज़ीर जूनियर साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज के लिए बस इतना ही, इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी एपिसोड था। उम्मीद है इस हफ्ते की तमाम तर कोशिशें काविशें आपको पसंद आई होंगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।